नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन के पूरे दिन बनने वाले जितने भी करंट इवेंट्स होते हैं, सब के ऊपर जितने भी सवाल पॉसिबल है, उसको हम लोग देखा करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। ठीक है साथियों, तो आज का जो हमारा एक कोट है, कोट देख लेते हैं। कोट क्या है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु जो होता है, वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है, वो कोई और नहीं सिखा सकता। तो वक्त का ख्याल रखना सीखिए साथियों, क्योंकि समय जो है, बोला ही जाता है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी इसी कारण बोला जाता है, क्योंकि समय सच में सबसे ताकतवर होता है, सबका गुरु होता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान कितना भी कुछ बोलेगा, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समय जब आएगा, आपके ऊपर ऐसा चोट करेगा कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि हाँ, ये मैंने गलत किया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इसी कारण कहा जाता है कि जीवन में अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है, तो वो कौन सा है? समय ही है, वो वक्त है। वक्त हर कुछ सिखा देता है। चलते हैं सवाल जवाब की ओर। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे आ गया है। हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नई नदी बंधन योजना, ध्यान रखना है आप लोगों को, नदी बंधन योजना की घोषणा की है? किस राज्य के द्वारा? नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए। तो विकल्प है आपके पास। पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक है साथियों, किस पार्टी से है? टीएमसी। टीएमसी क्या है? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस की यह मुख्यमंत्री है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे काबिज है। इससे पहले कम्युनिस्ट लोगों की सरकार थी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। ठीक है साथियों, देख लेते हैं जरा यहाँ पे खबर को। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25-26 के बजट में, जो 25-26 का भी बजट आया है इनका 2025-26 का, उसमें नदी बंधन योजना की घोषणा की है। और इस घोषणा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि जो भी नदी के किनारे रह रहे हैं लोग, नदी क्षेत्रों का विकास करना और गंगा के किनारे कटाव को रोकना। तो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, उनका घर ऐसा ना हो कि कट करके और जो है भूमि का इरोजन हो जाए और पूरा का पूरा नदी में चला जाए। तो उसको रोकने के लिए नदी बंधन योजना लाया गया है। और इससे क्या करेंगे कि हर एक नदी को, जितनी भी नदियां होंगी और जलाशय होंगी, सबको एक दूसरे से जोड़ करके और नए नए तरीकों से आजीविका चलाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें एक बोलिए कि कैसे चलाया जाएगा? पहले तो यहाँ मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं? तो मत्स्य उत्पादन के द्वारा, पालन के द्वारा कर सकते हैं। जो उसमें का जल है, जल को क्या कर सकते हैं हम? यहाँ जो जो भी इसमें जल है, इसको कृषि में कार्य में ला सकते हैं। कृषि कार्य में ला सकते हैं, और कृषि कार्य में लाने के साथ ही साथ सिंचाई में उसका उपयोग कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सिंचाई में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से अन्य कई तरह का इसका उपयोग छोटा-मोटा जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, बहुत सारी नदी हैं जिसके ऊपर की अभी नदी को जोड़ने का प्रस्तावित योजना चल रहा है। ज़रा एक बार देख लीजिए इसके बारे में भी। हिमालय की कई सारी नदियाँ हैं जिसके ऊपर क्या है, चल रहा है। ठीक है? जैसे देख लीजिए मा मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा, ये 4 नदियों का एक पूरा का पूरा पाथवे है जिसको जोड़ने का कार्य के बारे में अभी प्रस्तावना आ गया है, इस पे योजना बन रही है। कोसी से घाघरा को जोड़ने का, गंडक से गंगा को जोड़ने का, गंगा से जमुना को जोड़ने का, शारदा से जमुना को जोड़ने का। इससे क्या होता है कि पूरे देश की नदियां, अगर मान लीजिए पूरे देश की नदी एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी है ए, अगर ए नदी के अंदर पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो गया, मान लीजिए बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, ए के अंदर क्या स्थिति हो गई? बाढ़। तो अगर ए किसी दूसरी नदी, यहाँ तक जाने वाली कोई दूसरी नदी बी से जुड़ा हुआ रहेगा, इसके पानी को यहाँ से हम फ्लो करके बी में पहुंचा सकते हैं। और फिर बी से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा, जो अभी भी मान लीजिए पानी ज्यादा है, उसको कहीं दूसरी नदी सी तक पहुंचा सकते हैं। अगर अभी भी पानी ज्यादा है, तो जहाँ पानी की कमी है उधर कहीं मान लीजिए डी यहाँ पे है, तो डी में पहुंचा सकते हैं। या किसी और दिशा में कोई ई नदी है, तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हर एक नदी में जो जल का स्तर है, जो हर एक नदी में जल का स्तर है, वो हमेशा क्या रहेगा? बना रहेगा। ठीक है? तो इस तरह से लगभग लगभग 15, 14-15 तो है नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और इसी तरह की प्रायद्वीप, जो हमारा पूरा का पूरा प्रायद्वीप है नीचे का, दक्कन का प्रायद्वीप से नीचे का जो भाग है, वहां की भी बहुत सारी नदी है। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गया। उसके बाद देखा तो केन बेतवा है। उसके बाद और नीचे जाए तो आपका नर्मदा है। और आगे बढ़े तो इसमें वर्धा है, गंडकी है। तो बहुत सारी गंगा है, और हर एक नदी को क्या करना है? जोड़ना है, ताकि पूरे भारत में कहीं भी अगर किसी एक नदी का जल स्तर ऊपर जाए, तो उसको, उस जल को एक दूसरे में क्या कर सके हम? पहुंचा सके, और जिससे कि कंट्रोल किया जा सके। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में किस देश ने भारत समेत
सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब पहले रेसिप्रोकल टैरिफ आपको समझना होगा कि ये क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ समझ जाइए कि जितना आपका उतना हमारा, यही है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। मान लीजिए आप मेरे ऊपर, जैसे भारत है, अगर भारत किसी देश के ऊपर उस देश से आने वाली वस्तुओं पे 50% का टैरिफ लगा रहा है, 100% का टैरिफ लगा रहा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है इंडिया और सपोज यहाँ पे है यूएसए। अगर यूएसए से कोई प्रोडक्ट बन के आया, ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ आया और जैसे ही भारत में घुसने लगा, भारत ने बोला कि 50% टैरिफ दो। तो जैसे ही भारत का एक नया प्रोडक्ट जो है इस तरह का, ये जैसे ही यूएसए के मार्केट में घुसेगा, तो यूएसए भी इसको क्या बोलेगा साथियों कि हमको भी अब क्या करो, 50% टैरिफ। यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है। और यह किसके द्वारा किया गया आपको पता है? अमेरिका के द्वारा। जब से अमेरिका में ट्रम्प जी आए हैं, ट्रम्प क्या है? ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो है हमेशा मुनाफा के बारे में सोचेगा। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि मेरा सामान तो अपने देश में तुम महंगा कर दे रहे हो, जिसके कारण बहुत कम लोग खरीद पा रहे हैं, और तुम अपना सामान ला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि हमारे देश में सस्ता बिके, ताकि हमारे देश में ज्यादा लोग तुम्हारा सामान खरीदे। ऐसा नहीं होगा। जो भी सामान, जितना टैरिफ तुम मेरे सामान पे अपने देश में लगाओगे, उतना ही टैरिफ मैं तुम्हारे सामान पे अपने देश में भी लगाऊंगा। और ये सभी देशों के लिए है, भारत के लिए तो है ही, भारत के लिए तो है ही, साथ ही साथ अन्य व्यापारिक साझेदारी जो भी इनके साथ व्यापार करते हैं, कनाडा हो गया, चीन हो गया, उसके बाद बात करें तो मैक्सिको हो गया, बहुत बड़ा मार्केट है मैक्सिको का, और यूरोपियन कंट्रीज तो जो है ही। ठीक है साथी, तो यही इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। खबर देख लेते हैं जरा एक बार। तो यहाँ पीएम मोदी से मिलने के ठीक 2 घंटे पहले अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ, जैसे को तैसा बताया था ना, जितना आपका उतना हमारा, तो ये टैरिफ लगाया है, जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। और इस टैरिफ में जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाता है, उतना ही अमेरिका भी उसके सामान पर लगा देता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए भारत अमेरिका का जो व्यापार है, तो एक तरह से देखिए तो यूएसए इंडिया ट्रेड में सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे देखें तो 25 दशमलव, ये देख लीजिए, 2% तो सर्विस सेक्टर का ही है। उसके बाद कीमती और धातु है, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक केमिकल है, और भी बात करें तो खनिज का, जो खनिज का उत्पादन होता है वो तो है ही, साथ साथ एयरक्राफ्ट का कुछ काम है, मशीनरी का है, बहुत सारे काम है इसमें। ठीक है। और भारत का अगर निर्यात देखा जाए, ये तो भारत का आयात है। ठीक है साथियों, ये भारत का आयात है। अगर निर्यात में देखा जाए, तो निर्यात में लगभग लगभग 30%, तो यहीं पे सरप्लस हो गया। भारत यहाँ फायदा में हो गया कि नहीं? हाँ, भारत खुद ले रहा है मात्र 25%, लेकिन बेच रहा है 30%, तो 5% का तो फायदा हो रहा है ना। तो इस तरह से भारत क्या है, अमेरिका के साथ सरप्लस में रहता है। मतलब जितना पैसा भारत अमेरिका को देता है, उससे ज्यादा पैसा भारत अमेरिका से कमा लेता है। इसी कारण भारत क्या है, सरप्लस में रहता है। और अभी इसका अगर ट्रेड देखा जाए, तो ये ट्रेड पिछले साल था 119.42 अरब डॉलर का, लेकिन इसको अभी बढ़ाने का टारगेट लिया गया है, और अभी अगले 5 साल में इसको बढ़ा के 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है साथियों। 500 अरब डॉलर बहुत ही बड़ी संख्या है, और यहाँ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में, ध्यान रखना है, निर्यात करने में, मत्स्य को निर्यात करने में किस स्तर पर है पूरे विश्व में? चौथा, पहले, तीसरे या फिर दूसरे? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। निर्यात में देखिए, निर्यात में। अब उत्पादन में अगर देखा जाए, अगर बोल दिया जाए कि उत्पादन में देखा जाए, तो उत्पादन में तो दूसरे रैंक पे है, सेकंड रैंक में। लेकिन भारत का जनसंख्या भी तो इतना ज्यादा है, जो भी उत्पादन होता है खुद खा जाता है कि नहीं? तो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग पूरे विश्व में 8% जो मछली का उत्पादन है भारत से होता है, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है। और झींगा में, झींगा मछली आप लोग जानते होंगे, झींगा मछली का तो सबसे बड़ा उत्पादक है, पूरे दुनिया का बड़ा उत्पादक झींगा मछली हाँ भारत है। ठीक है साथियों। और अगर निर्यातक देश में देखा जाए, तो उसमें से भी एक है, अभी बताया गया, चौथे स्थान पे। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन है, मत्स्य पालन उत्पादक में, मत्स्य पालन उत्पादक में अगर देखा जाए, तो मछली का उत्पादन जो ये पाल करके करता है, देखिए एक चीज समझिए, भारत है, तो भारत का ये पूरा का पूरा नीचे में आपका साउथ जो है, यहाँ पे समुद्र में घिरा हुआ है। तो समुद्र में घिरा रहेगा, तो यहाँ पे समुद्र से तो मछली मारेगा, लेकिन ये पाला हुआ मछली नहीं। ये जो मछली है, पाला हुआ मछली, ये तो समुद्र का मछली निकाल लिया और उसको बेच दिया, उसका उत्पादन कर दिया। लेकिन मछली को यहाँ पे अपने देश के अंदर नदी के द्वारा या पॉन्ड के द्वारा अलग अलग जगह मछली को
पाल करके अगर उसका उत्पादन किया जाता है तो उसको बोलते हैं मत्स्य पालन, और उसमें भी थर्ड रैंक पे है। समझ जाइए साथियों, तो मछली का बहुत ज्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। तभी भारत अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में यहाँ फिश प्रोडक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट पे चीन है, क्योंकि चीन के पास बहुत ज्यादा सुने होंगे सी कल्चर, सी फूड का कल्चर है। चीन तो पता है ही, जो जमीन पे रहने वाला जितना चीज है वो तो पहले ही खा के खत्म कर दिया, तो अब क्या करेगा बेचारा? कभी चमगादड़ खा रहा है, कभी कुछ और खा रहा है, कभी कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, तो कभी जो समुद्र है उसके अंदर का मछली खा रहा है, उसके अंदर का चीज खा रहा है। तो इस तरह से चीन चल रहा है साथियों। अगर भारत में भी बात किया जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो पहला पे है आंध्र प्रदेश, दूसरा पे है पश्चिम बंगाल और तीसरा पे है कर्नाटक। ध्यान रखना है आप लोग को, आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा उत्पादन करता है, फर्स्ट पे है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यूनानी चिकित्सा आप लोग को पता होगा, आयुष के अंदर ये भी है, आयुर्वेद है, यूनानी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका होम्योपैथिक है। तो अलग-अलग तरह का यहाँ पे जो पूरा का पूरा चिकित्सा पद्धति है, उसी में से एक यूनानी पद्धति है। देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका नई दिल्ली में किया गया है उद्घाटन, और इसका इसका उद्घाटन करता है हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। खबर देख लीजिए यहाँ पे खबर है, महामहिम जो है राष्ट्रपति, उन्होंने यूनानी दिवस जो कि 11 फरवरी को था, उसमें एकीकृत होकर के और इसका क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया गया है। अगर इसको देखा जाए कि किस तरह से प्रभावित है यूनानी जो है पूरा का पूरा चिकित्सा पद्धति, तो ये फारसी, ध्यान रखना है आपको, फारसी और अरबी जो पारंपरिक वहां का जो चिकित्सा पद्धति था, उसी पे पूरी तरह से आधारित है। मतलब कि एक तरह से समझिए तो ये प्राचीन पद्धति है। जैसे भारत में है आयुर्वेद का, तो ये प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद, उसी तरह से यूनानी जो है ये भी क्या है, प्राचीन पद्धति है। ठीक है साथियों, इसमें शरीर में मौजूद 4 तरह का द्रव्य जो कि दम होता है, बलगम, सफरा और सौदा, इसकी प्रधानता के आधार पर मतलब इसको निकाल के और उसको चेक किया जाता है, और तब बताया जाता है कि शरीर में किस तरह का आपको रोग है, उसका पता लगाया जाता है। जैसे जो आपका ये है, अभी जो एलोपैथी है उसमें क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं, शरीर से ब्लड निकाले और ब्लड में देख लिए, चेकअप करके कि कौन सा बीमारी है, उसी से ब्लड से पता चल जाता है। तो उसी तरह से यूनानी में ये 4 तरह का द्रव्य निकाला जाता है। ठीक है, तो ये द्रव्य के सिद्धांत पर आधारित है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए जो यूनानी पद्धति है यह किस पे आधारित है, तो द्रव्य के सिद्धांत पर आधारित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर, और तो इससे ज्यादा सवाल नहीं बन सकता है। हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, बताइए कि कौन सा राज्य पंचायत के स्तर पर, देखिएगा पंचायत के स्तर पर, इसके ग्राम पंचायत मजबूत हो, बहुत बेहतर हो, तो कर्नाटक है, बिहार, यूपी या फिर केरल। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है कर्नाटक। बस कर्नाटक ही नहीं, ये भी ध्यान रखिए पूरा दक्षिण भारत जो है साथियों, पूरा दक्षिण भारत जो है, उसमें ग्राम पंचायत की जो भूमिका है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सराहनीय है। ऐसा उत्तर भारत नहीं कर पाया जितना इसमें बेहतर रिजल्ट जो है दक्षिण भारत में देखा गया है। अभी देखिए खबर में देख लीजिए तो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के और भी राज्य हैं। जैसे दूसरे पे देखा जाए तो केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे महाराष्ट्र है। मतलब पूरा का पूरा अगर नीचे का बेल्ट देखा जाए तो नीचे के बेल्ट से आपको यहाँ से शुरू करें तो कर्नाटक से लेकर के केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से होते हुए तब जाके यूपी का नंबर आ रहा है साथियों। समझ जाइए, तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बेहतर व्यवस्था चल रहा है। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर, अच्छा, धन कुबेर लोग जो है, अमीर लोग हैं, इन परिवारों की सूची में कौन से परिवार पहले स्थान पर है? मुकेश अंबानी का परिवार, अडानी का परिवार, उसके बाद चेरानोनेट का परिवार, ये थाईलैंड के हैं, उसके बाद बिरला परिवार। तो इसमें सही जवाब क्या है साथियों? आपको पता होगा, हमारे अंबानी जी जियो के मालिक हैं, जियो के मालिक हैं, पैसा घटता है तो जियो का रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है साथियों, तो इनके पास तो पैसा कभी कमी होगा ही नहीं, तो सबसे अमीर यही लोग हैं। विकल्प देख लीजिए यहाँ पे, खबर देख लीजिए, ब्लूमबर्ग से जारी टॉप 20 अमीर में 6 भारतीय शामिल है, टोटल 6 भारतीय शामिल है। और उन 6 में से अगर पहले पे देखा जाए तो अंबानी का परिवार, अगर पहले पे देखा जाए तो किनका परिवार है, अंबानी का। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ लिस्ट लगा दिया है मैंने। 20 लोगों का तो ध्यान नहीं रखना है, कुछ लोगों का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे अंबानी का भारत के है, रिलायंस इंडस्ट्री इनका है, उसके बाद चिरानोनेट का है, ये थाईलैंड के हैं। उसके बाद हार्नोटो फैमिली, हार्नोटो फैमिली भी बहुत अमीर है और बहुत पहले से ही जो सेंट्रल बैंक एशिया है उसके ये लोग मालिक हैं, तो ये इंडोनेशिया के हैं। उसके बाद मिस्त्री परिवार, मिस्त्री परिवार के ही एक सदस्य को एक समय के लिए टाटा जो है, टाटा ग्रुप का सीईओ भी बनाया गया था। तो वहां से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो मिस्त्री परिवार भारत के हैं, वो भी क्यों
चौक परिवार जो है ये अभी लास्ट ईयर तक ये सेकंड नंबर पे आते थे। लास्ट ईयर तक सेकंड नंबर पर आते थे ये, ठीक है। लेकिन इस साल इनका रैंकिंग जो है बहुत ज्यादा गिर गया है। प्रॉपर्टीज का काम इनका हांगकांग के है। उसके बाद तसाई है जो कि ताइवान के हैं। भारत में जो जिंदल लोग हैं, जिंदल परिवार भी है, बिरला ग्रुप भी है। अगर और नीचे जाए इधर, यहाँ और भी बहुत सारे जैसे बजाज बजाज परिवार भी है। अगर और नीचे जाए तो हिंदुजा परिवार भी है। तो भारत के बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है साथियों। लगभग तो चलते हैं आगे सवाल की ओर। अब भारत में अमीर लोग तो बहुत सारे हैं, आपको पता होगा। जो भी धन है वो ऊपर के लोगों के पास ही पूरी तरह से केंद्रित है, और नीचे के लोग बहुत ही गरीब है। तो ये भारत में जो है आय असमानता बहुत बड़ी समस्या है। पता नहीं सरकार इसके लिए क्या कार्य कर रही है और बेहतर क्यों नहीं कर पा रही है। अच्छे अच्छे इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, सुधार कर सकते थे। लेकिन अब सरकार से इस बारे में सवाल पूछना हमारा काम है। हम लोग पूछेंगे सवाल, देखते हैं क्या जवाब आता है। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो द्विपक्षीय परिवार व्यापार है, मतलब कि एक साइड से इंडिया, ध्यान रखना है, इंडिया और यूएसए के बीच में जो भी व्यापार हो रहा है, तो कितना व्यापार यूएसए कर रहा है, कितना व्यापार इंडिया कर रहा है, ये दोनों को टोटल कर दीजिए और इसको दोगुना करना है। तो ये 5 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 10 साल। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? 5 साल। अभी मैंने बताया था 5 वर्ष में क्या करना है इसको, 500 मिलियन। देखिए आपको बता दिया था मिशन 500। इसमें क्या करना है, 500 अरब डॉलर तक लेकर के जाना है, जो हमारे दोनों देश के बीच में। और ये कब तक के लिए रखा गया है लक्ष्य? 2030। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025। 2025 में अभी इनका दौरा हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, कहाँ पे? तो अमेरिका में। और 5 साल के लिए मतलब 2030 तक के लिए क्या किया गया है, यह लक्ष्य रखा गया है। अगर देखा जाए ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में, तो अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यहाँ भारत का, क्योंकि यहाँ भारत को फायदा हो रहा है, भारत यहाँ से कमा रहा है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए व्यापार साझेदारी के तौर पे, तो सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो भारत करता है चीन के साथ। लेकिन चीन के साथ घाटा में रहता है। चीन से बस सामान मंगा पा रहा है, बेच कुछ नहीं पा रहा है, बहुत कम बेच पाता है। तो चीन के साथ बहुत ज्यादा घाटे में रहता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो अमेरिका के साथ बहुत बड़ा व्यापार है। और इसी व्यापार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत क्या है, सरप्लस में है, फायदे में है। तो इसको अगर बढ़ाएगा तो और ज्यादा फायदा होगा। तो चीन से जो व्यापार कर रहा है उसको कम करके और फायदा कमा सकता है भारत। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो यूएई है, सऊदी अरब है, रूस है, दक्षिण कोरिया है, हांगकांग है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इराक, मतलब बहुत सारे हैं। और घाटा का देख लीजिए, घाटा का सूचना इसी कारण मैं लाया हूं कि घाटा अगर देखा जाए तो लगभग चीन के साथ 85 बिलियन डॉलर का, लगभग लगभग 85 बिलियन डॉलर का घाटा में है भारत। समझ आइए साथियों, बहुत बड़ा संख्या, 85 बिलियन डॉलर घाटा में है भारत, ठीक है। तो इसको कम से कम पार्ट करके नहीं भी तो 10-20 तक पहुंचाना चाहिए। या फिर अगर आइडियल कंडीशन का बात किया जाए तो इसको जीरो करना चाहिए, कि जितना चीन से हम खरीदे उतना चीन को बेचे, ताकि घाटा ना हो। तो इसको सही करना चाहिए। रूस से भी देख लीजिए, तो रूस से बहुत सारा सामान मंगा रहा है, लेकिन कुछ अपना सामान बेच नहीं पा रहा है। वहां से तेल बहुत सारा मंगा रहा है, वहां से जो है खनिज बहुत सारा मंगा रहा है, लेकिन यहाँ पे लगभग लगभग 57.2 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 60 बिलियन डॉलर का घाटा। तो यह बहुत बड़ा घाटा है। रूस से बहुत सारा जो है डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदता है। भारत क्या खरीदता है? डिफेंस का। तो बहुत सारा मशीन खरीद रहा है, एरोक्राफ्ट खरीद रहा है, अपना लड़ाकू विमान, बहुत कुछ खरीद रहा है। लेकिन बदले में आप भी तो उसको कुछ बेचिए, नहीं तो सिर्फ आप खरीदिएगा तो सारा पैसा आपका उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। कोरिया के साथ भी यही हाल है, हांगकांग के साथ भी यही हाल है, तो बहुत सारे देशों के साथ यही हाल है। बस अमेरिका के साथ कुछ एक देश ही है जो अमेरिका के साथ ही क्या है, भारत फायदे में रहता है। इसी कारण इस व्यापार को बढ़ा करके लगभग लगभग 500 अरब डॉलर तक इसको पहुंचाना है अगले 5 साल में ही। 5 साल के लिए यह पूरा व्यवस्था किया गया है। चलते हैं आगे, ठीक है साथियों। तो आज आज के लिए जो हमारा पिछले दिन के लिए जो भी डेली करंट अपडेट्स थे, जितने सवाल बन सकते थे, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो इसको लाइक कर दिया कीजिए। देखिए साथियों, लाइक कर देते हैं तो हम लोग का भी क्या होता है, मनोबल बना रहता है, और इसी तरह का और वीडियो बनाने का हमेशा मन करता है। और भी हम लोग इस तरह का अलग अलग तरह का कंटेंट भी आप लोग के लिए ला रहे हैं, तो पता होगा ही, आप लोग देखते भी होंगे। अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो है, ये जो घंटी है, उसको घंटी को दबा दिया कीजिएगा। 2025 साल जो है, कई सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे, हजारों लाखों लाख जॉब इसमें आने वाले हैं। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो लगभग लाख से भी ज्यादा जॉब आने वाले हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरे साल हम लोग को जम करके तैयारी करना है और इसमें मेहनत करना है, ठीक है साथियों। इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए, और हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।